ओके ओके, हो गया, वापस आ जाओ। पेज नंबर 153। ये जो हमने कल बात की थी फाइनल अकाउंट्स में, ये नहीं समझ सकेंगे आप लोग, इधर ये वाला पहले समझना है, तो फिर बाद में उन्हें समझा दें। अच्छा, ये जो कल हमने बात की थी फाइनल अकाउंट्स के बारे में, तो कार डीलर्स गाड़ियों की सेल कब रिकॉर्ड करते होंगे? भाई देखो इधर, कार डीलर गाड़ियों की सेल कब रिकॉर्ड करते होंगे? ऑन 31 मार्च आवर कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कंसाइल्ड। अच्छा, हम कब सेल रिकॉर्ड करेंगे ये सवाल है, कार डीलर नहीं, यानी मैन्युफैक्चरर। ऑन 31 मार्च आवर कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कंसाइंड सेवरल व्हीकल्स टू इंडिपेंडेंट डीलर्स। तो मिसाल के तौर पे होंडा वालों ने, परवेज लिमिटेड वैसे नाम है, तो सेवरल व्हीकल्स टू इंडिपेंडेंट डीलर्स फॉर सेल टू अ थर्ड पार्टी। उस्मान को बुलाएं। कार डीलर ने परवेज, जो कि गाड़ियां खामोश बनाता है, उसने गाड़ी किसको दी? डीलर को। डीलर किसको बेचेगा? कस्टमर को, सरासिफ को। पहले पढ़ लें फिर नोट कर लीजिएगा। ऑन 31 मार्च होंडा कंसाइंड सेवरल व्हीकल्स टू इंडिपेंडेंट डीलर्स फॉर सेल टू थर्ड पार्टीज। द सेल प्राइस टू डीलर इज लिस्ट प्राइस एट द डेट ऑफ सेल टू थर्ड पार्टी। अगर गाड़ियां आज बेची हैं तो होंडा अगर प्राइस चेंज करता रहा तो जिस दिन कस्टमर गाड़ी लेने आएगा उस दिन की सेल प्राइस ली जाएगी। और अगर व्हीकल्स ना बिक सकी 6 महीने के अंदर अंदर, तो डीलर के पास ये राइट है कि वो वापस कर देगा व्हीकल मैन्युफैक्चरर को विद इन नेक्स्ट 15 डेज। अगले 15 दिनों में, 6 महीने के एंड के बाद अगले 15 दिनों में वापस कर देगा। 31 मार्च को ही भेजी हैं। डिस्कस हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ परवेज। परवेज ने भेजी हैं, इस वक्त खड़ी कहां है? डीलर के पास। परवेज ने भेजी हैं, इस वक्त खड़ी कहां है? एक बात याद रखिएगा, ये डीलरशिप में इसको कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता, ये गाड़ी इसी की रहती है। और ये सेल तब बुक करता है जब डीलर गाड़ी किसको भेज देता है? कस्टमर को। तो सवाल में लिखा हुआ है नो व्हीकल इज सोल्ड येट। अभी तक कोई व्हीकल नहीं बिकी। तो अब ऐसे ही आई कि अपने जरा बात फैलाने के लिए पांचों चीजें डिस्कस कर दी। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कार बिटवीन परवेज एंड डीलर, कंफर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव राइट्स। ये 5 बातें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी। ये जो आप जाके देखिएगा उसकी थ्योरी रिवाइज कीजिएगा, ये 5 बातें वो हैं। देयर इज ओनली वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डेट इज ट्रांसफर ऑफ कार। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजेक्शन प्राइस वुड बी द लिस्ट प्राइस ऑन द डेट ऑफ सेल ड्यूरिंग द 6 months पीरियड। देयर आफ्टर, चाहे सवाल में वाजे मेंशन नहीं है, आफ्टर लैप्स ऑफ 15 days द लिस्ट प्राइस एप्लीकेबल ऑन 16th day वुड बी द, यानी 6 महीने तक वेट करें। और अगर 6 महीने के अंदर ये गाड़ी जो है वो बिक गई, वेल एंड गुड। वरना 6 महीने के बाद 16वें दिन तक अगर गाड़ी हमारे पास ना आई तो हम समझ लें कि गाड़ी बिक गई है। अब डीलर हमें गाड़ी वापस नहीं कर सकता, डीलर जो मर्जी करे अब इस गाड़ी का। सिंस देयर इज ओनली वन वादा, नो क्वेश्चन ऑफ एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस अराइजेस। असल सवाल यह है कि रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करें। तो भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करते जब डीलर आगे गाड़ी बेच देता। तो ये सिंपल इसकी एग्जांपल ये है कि आपने दोस्त को कहा कि भाई ये माल्टे लेके आया हूं मैं अपने इलाके से, मैं उधर बाग है मेरा माल्टों का, आप डीलर बनो, ये माल्टे बेचो, और अगर ना बिक सके मुझे वापस कर देना, आप डीलर हो। तो जब तक वो माल्टे बेच नहीं सकेगा तब तक आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। PL will record revenue upon satisfaction of performance obligation. Now, what is PO? PO would be satisfied once the dealer has sold the car to Sarasif during the 6 months. Thereafter, if dealer does not return the unsold car within 15 days, the performance obligation would be automatically considered as satisfied on 31 March. The vehicles should remain in inventories of PL books of accounts and PL should not record any revenue.
PL शुड नॉट रिकॉर्ड एनी रेवेन्यू। तो वैसे ही इसका नाम उसने कंसाइनमेंट सेल लिखा हुआ है, बस ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी। सेल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सेल तब रिकॉर्ड करेंगे जब डीलर आगे हमारी चीजें बेचेगा। अगर बेच देता तो सेल रिकॉर्ड कर लेते। पॉज करो। ओके, चटनी की आवाजें आ रही हैं, एक्स्ट्रा चटनी, मीठी चटनी, स्पाइसी, नॉन स्पाइसी। भाई ये सारी चीजें तो जन्नत में पूरी होंगी, आप इतनी डिमांड्स। ओके चलें जी, बच्चे बच्चे आ गए हैं। अब बिल्कुल एक लाइट मोड पे डिस्कशन करनी है हमने। IFRS 15, IFRS 9 निकालें। IFRS 9 पेज नंबर 10, पेज नंबर 10। ओके पेज नंबर 10। किताब की तरफ नहीं देखना, किताब तो आनी जानी चीज है, इधर देखें, जहां जल्जला आया था वहां देखें। 1 जनवरी 11 को मैंने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स कितने की इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स 200 की। वो 205 या 12 इस वजह से हो जाता है, आपको पता है कई दफा कमाया वाला ज्यादा होता है, आया वाला कम होता है, तो इस वजह से 205 हो जाता है। ये कभी बढ़ भी सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो क्योंकि ईयर एंड जब बिल्कुल एंड होनी होती है 4-5 साल बाद, तो उस वक्त कोई ना कोई प्रीमियम या डिस्काउंट होता है, उसकी वजह से ये मसला पड़ा रहता है। तो आया कमाया हमारा आपको पता है डिफरेंट रहता है इसमें। यहाँ सिर्फ नजर भी मार लें, कमाया 30 लेकिन आया 25। सब कूपन रेट प्रिंसिपल वगैरह का डाटा हमने नहीं दिया। अब एक ICAP में बस ऐसी MCQ आया था, तो उसके एतबार से डिस्कशन होने लगी है। आप बताएं 205 अगर मेरा 31/12/11 का कैरी डाउन है, तो मोबाइल 205 अगर मेरा 31/12/11 का कैरी डाउन है, तो इसमें से करंट कितने और नॉन करंट कितने? हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगी। जो 1 साल के अंदर आया वो करंट, जो 1 साल के बाद आया वो आया क्या उल्टा बढ़ गया है? उल्टा बढ़ गया। मादरत भाई आपके बारे में मैंने गुमान किया था, चले गए, आपने सीट बदल लिया। अच्छा अब मुझे आप ये बताएं कि लीज में ये मसला नहीं था, पता नहीं मोबाइल पे कंसंट्रेट करके देख रहे होते हैं। लीज में ये मसला नहीं था। लीज रिसीवेबल था या पेएबल था? हमेशा कम होता था। इसलिए उधर हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाते थे, अगले साल वाला करंट बाकी सारा। इधर एक मसला है, मसले के लिए आंखें इधर करनी पड़ेंगी। मसला क्या है? हमारे साल के एंड पे रिसीवेबल कितना है? रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स हमारे साल के एंड पे रिसीवेबल कितना है? ये रिसीवेबल 205 से बढ़ के कितना हो गया है? तो कुछ रिसीव हुआ, उल्टा बढ़ गया। तो फिर 205 को ही नॉन करंट में शो कर दें, इसका करंट पोर्शन 0 है। ऐसा कब किया करेंगे? जब कभी ये फिगर इससे ज्यादा होगी। लेकिन अगर अगला सवाल हम करेंगे तो उसमें ये फिगर ज्यादा है और ये कम है, क्योंकि कमाया है 18 और आया है 25, तो सॉर्ट ऑफ कुछ आ भी गया है। तो इस वजह से ये थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। तो सादा सी बात, बस आप इन घुमाइयों फिराइयों में ना पढ़ने हैं। आप लोग बस सादा सी बात मुझे बताएं, 31/12/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा के बताएं कैरेड डाउन रिसीवेबल कितना है? 205 में से रिसीव कितना, 205 का कैरेड डाउन कितने पे चला गया अगले साल? तो कैरेड डाउन कोई रिसीव हुआ या उल्टा बढ़ गया? तो बस कैरेड डाउन 205 से ऊपर नहीं उठाना आपने, कैरेड डाउन 205 ही है,
क्योंकि 3 एंट्रीज हुई हैं, 3 एंट्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से कैरी डाउन 205 की है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये 3 एंट्रीज हुई हैं। लेकिन आप लोगों ने अब इसको नहीं देखना, इधर लाइन लगा के बताएं 205 का कैरेट डाउन बढ़ के कितना हो गया। तो कोई कैरेट डाउन कम हुआ या उल्टा बढ़ गया? लीज में हमेशा बढ़ता था क्योंकि लेसी पे कर रहा होता था, लेसी रिसीव कर रहा होता था, लीज में हमेशा कम होता था, लेकिन इधर अनलकीली बढ़ रहे। तो आराम से नॉन करंट में शो कर दीजिएगा और करंट में 0। बट लेट्स चेंज इट अ लिटिल बिट, चेंज द स्टोरी, वट एवर द स्टोरी इज हेयर, इट डजेंट मैटर। आप हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगाएं? लाइन लगाएं। रिसीवेबल कितना? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, एफएल होता तो भी यही होना था, फाइनेंशियल लायबिलिटी होती। रिसीवेबल कितने? 195 बढ़ गया या कम हो गया? तो इसका मतलब है कुछ रिसीवेबल तो तो अब झटका तरीका लगाएं, अब क्या करें? मेरे ख्याल से ऐसा करें कि 195 पकड़ें, 195 पकड़ें, इसमें से 188 माइनस करें, इसको शो कर दें करंट में और करंट में वो तो ओहो, मैं तो वो नहीं देखा, वो तो मैं अपने अल्फाज खुद लिखूंगा, सॉरी, अगर आप उधर से कंपेयर कर रहे थे। आप 195 को इधर कर लो, 195 को पकड़ें, उसमें से 188 माइनस करें, तो रिसीवेबल कितने से कम हुआ? 1 साल के अंदर 7, तो बाकी कितना बच गया? 188। ये 188 ये वाला नहीं है, ये बेसिकली निकला तो इससे ही है, लेकिन 195 के 2 हिस्से की हैं। तो 195 का कितना पोर्शन 1 साल के अंदर आ गया और बाकी कितना बचा? अच्छा, ऐसा कब किया करेंगे? ऐसा तब किया करेंगे जब अकाउंटिंग ईयर एंड और डिबेंचर ईयर एंड सेम होगा। जब अकाउंटिंग ईयर एंड और डिबेंचर ईयर एंड सेम होगा। ओके, अब जी एग्जांपल्स करना शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 2A, फाइनेंशियल लायबिलिटी, डेट, इफेक्टिव, कूपन और बैलेंस। लोन लिया 300, 1 जनवरी 12, 31/12/12। इफेक्टिव रेट जो है वो इफेक्टिव जो है 50 कर ले और कूपन जो है वो 30 कर ले। कितना हो गया? अब बताएं। 290। अगला साल 31/12/13, इफेक्टिव चले आप लोग जो है वो अब 18 कर लें, इसको फिक्स रखें 30। बताएं। 278। अब आप हजरात अपने रजिस्टर के ऊपर लिखे निकाल के IFRS 9 करंट नॉन करंट बाइफरकेशन, और उसके बाद लिखें एग्जाम्पल 1 एज इन बुक, एग्जाम्पल 2 एज इन बुक, ताकि तरतीब रहे। अपने रजिस्टर पर इस तरह लिख लें, एग्जाम्पल 1 एज इन बुक, एग्जाम्पल 2 एज इन बुक। ये एग्जाम्पल 2A भी डाल देना भाई किताब में, और उसके आगे लिखें एग्जाम्पल 2A। आप जी इसको करंट नॉन करंट अलग अलग कर दें। 31/12/12 का भाई, इसको B कर दो, अगले का मैंने C रखा है। जी करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट करें। अच्छा जी, हमने आपको एक मिनट इधर देखें, हमने आपको बताया हुआ था कि बैलेंस शीट में जाया करेगा 290। हमने आपको बस ये बताया हुआ था बैलेंस शीट में जाया करेगा 290, लेकिन आज इसको हम क्या करवा रहे हैं? बाइफरकेट।
31/12/12 नॉन करंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। एक थोड़ी सी एहतियात रखिएगा, जब अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड मैच कर जाए तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाइएगा और बताएं लोन वापस हुआ है या लोन बढ़ा है। क्या लग रहा है आपको? फिर निकालें। अगर ये 292 हो जाता ना, यानी 290 बढ़ के 292 हो जाता, फिर मैं कुछ और बताता आपको, अभी लोन का कैरी डाउन कितना है? 290। कितना हो गया है? 278। तो टोटल कितना है? टोटल तो यही जाता था बैलेंस शीट में यही जाता था। हम इस टॉपिक में ना हम एज इट इज इसको उठा लिया करते थे, हम उसमें वो लाइन नहीं लगाया करते थे। तो व्हाट इज टोटल कैरी डाउन? 290। 290 कम होके 278 पे चला गया, तो कितना लोन वापस हुआ? 12। बाकी फिर वो यही वाला 278, क्योंकि दोनों का टोटल किसके बराबर आना चाहिए? 290, बिकॉज कैरी डाउन इज 290। टी काउंट में याद रखना, कभी भी बाइफरकेशन नहीं होती करंट और नॉन करंट की। टी काउंट में कभी भी बाइफरकेशन नहीं होती करंट नॉन करंट की। ओके कौन सा स्टैंडर्ड है जी? IFRS 9। एग्जाम्पल नंबर 2B, फाइनेंशियल एसेट। बस ये इधर ही कर लें, अब घर जाके क्या करना है, इधर ही बस खत करके इसको खत्म करें। कूपन बैलेंस, यकम जनवरी 21, 31/12/21। जी बताएं। 390। जी अपने से बना रहे हैं। चलें जी, फाइनेंशियल एसेट है ये, डिवेंचर्स। 31/12/21 की बैलेंस शीट बनाएं। ये फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ही हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर का तो इस तरह का बनता नहीं था। जब कभी अकाउंटिंग ईयर एंड और डिवेंचर ईयर एंड सेम हो तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। फिर
हमारे साल की पेमेंट के नीचे बैलेंस शीट में ये जाना है 390, भाई ये बात याद रखिएगा, बैलेंस शीट में 390 जाना है। इन्वेस्टमेंट यानी रिसीवेबल होता है ना, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर होता है लोन देना, जो लोन दिया हुआ था फाइनेंशियल एसेट, मतलब इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, जो लोन दिया हुआ था वो क्या हो गया, इसको नहीं देखना, जो लोन दिया हुआ था वो क्या हो गया, कम हो गया। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, करंट पोर्शन ऑफ, कितना लोन था दिया हुआ, कितना रह गया, कितना वापस हो गया। इसकी हिकमत देख लें, ये है कि असल में इधर 38 आ रहा है, इधर 12 ज्यादा पे हो रहा है, वो इसकी हिकमत के पीछे नहीं जाना, हम कोई हकीम नहीं बनना। अच्छा 390 में से 378 उधर चला गया, तो बाकी कितना बच गया 378, टोटल बराबर आना चाहिए किसके 390 के। लेकिन जब कभी अकाउंटिंग ईयर एंड और अमोर्टाइज उसका लोन या डिवेंचर का ईयर एंड डिफरेंट हो, तो फिर इसको काटेंगे नहीं हम, फिर एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी है, वो भी बड़ी इजी है क्योंकि आपने कैरी डाउन बैलेंस शीट में आपको लेके जाना आता है उसमें। अच्छा पहला सिनेरियो की मैंने रिवीजन नहीं कराई क्योंकि वो आसान था। पहला सिनेरियो क्या था, कैरी डाउन उल्टा बढ़ गया, तो बस कुछ नहीं, बस 205 को किस में शो कर दें, नॉन करंट में, इसकी मैंने रिवीजन नहीं करवाई। अच्छा जी, अब हम एक दो सवाल करते हैं रिवीजन के लिए जिसमें डिफरेंट ईयर एंड्स हैं, डिफरेंट ईयर एंड एंड चलें छोड़ें, लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2C, यकम अप्रैल 2001, इधर देखें भाई 300, जवाब 314, 31 मार्च 2002। हमारा ईयर एंड है, चुप रहो जरा, 31/12/2001, फाइनेंशियल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसकी मेथोडोलॉजी आप मेरे से समझें, फिर प्रैक्टिस अगले सवाल में करेंगे। पहले कोई अच्छा क्लास में बता दे कि अल्लाह आपका भला करे कि बैलेंस शीट में कैरी डाउन जाना कितना है, टोटल की मैं टोटल बात कर रहा हूं, मैं करंट नॉन करंट की बात नहीं करना। पॉज करो। अच्छा जी, बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था जाना है 300 जमा 20 इंटू, जल्दी बताएं, बी कॉन्फिडेंट, एक्सेलेंट, 300 जमा 20 इंटू 9 बटा, जिसको भूला हुआ वो एंट्रीज कर ले, कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट 300 से, और 20 इंटू 9 बटा, भाई 3/12 नहीं करना होता, फिंगर था मैं प्रो, कितने महीने का इंटरेस्ट हमारे 2001 में बुक होने, 9 मंथ्स का, तो इंटू 9/12। अब आप ऐसा करें, मेरा ये मशवरा होगा कि इसमें आप पेपर में वर्किंग नंबर 1.1 कर लीजिएगा। मुझे आप कैरी डाउन वैसे निकलवा दें 31/12/1 का, कैरी डाउन वर्किंग में निकलवा दें 31/12/1 का, 300 प्लस 20 इंटू 315, 315 इज कैरेड डाउन, 315 इज, एक मिनट होल्ड ऑन, अब आपने कुछ छुपाना नहीं है,
अब आप बड़े हो गए हैं, अब कुछ छुपाना नहीं है। घर वाले पहले आपसे चीजें छुपाते थे, अब नहीं छुपाते, तो खा जाते थे ना आप चीजें। अब आपने कुछ छुपाना नहीं है, 20 और 6 पे कोई लाइन नहीं लगानी, आपने सिंपल एक काम करना है। काम देखिएगा जरा, 315 माइनस 6 को इधर डाल देना है, और उसमें सॉरी अल्लाह आपका भला करे, 6 को इधर डाल देना, 6 को इधर डाल देना, और 315 माइनस 6 को इधर डाल देना है। बोले 309। इसमें जरा इस तरह घुमाई फिराई चलनी है कि कितना के एक साल के अंदर मिल जाने, वो बताइए ना जल्दी। मैं खड़ा कहां हूं क्लास में, 31/12/1 जहां ज़लज़ला आया था, ये 31/12/1 मैं खड़ा कहां हूं, 31/12/1। 3 महीने के अंदर अंदर कितना मिल जाने, जल्दी बोले, 3 महीने के अंदर अंदर कितना मिल जाने, और इस साल में और कुछ नहीं मिलना, बाकी अगले साल मिलना है, ये भी याद रखिएगा। 3 महीने के अंदर कितना कितना मिल जाने, जो 3 महीने के अंदर मिलने उसको डाल दें करंट में, और टोटल तो डिसाइड हो चुका है। टोटल ये नहीं है 314, टोटल ये डिसाइड हो चुका है, टोटल ये नहीं उठा सकते। टोटल है 300 जमा 20 इंटू टोटल माइनस करंट इज इक्वल टू, तो सारी गेम इसमें होती है टोटल निकालने की। इसमें टोटल निकालना आपके लिए एक चैलेंज होगा, बाकी तो आसान है। इसमें आप 6 पे नजर रखनी है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज जबान सीख लें, चाइना वालों के ट्रांसलेटर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। चिंगमिंग शुरू हो गया है। ये छुट्टियां आएंगी पेपरों के बाद। वैसे प्लान ये है कि यानी 11 को पेपर होगा तो 12 को क्लासें शुरू हो जाएंगी। वैसे तो 11 को शाम को कर लेंगे। नहीं, ईद की छुट्टियां तो नहीं बनेंगी ना ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में, वो फिर ईद की छुट्टियां ओके। वो कहते हैं मेरे आर्टिकल शुरू हो जाएंगे, फॉर्म वाले दे देंगे छुट्टियां, रिजल्ट से पहले इसके आर्टिकल शुरू हो जाने। आप लोग इधर आए, एग्जाम्पल 2D, एग्जाम्पल 2D तो गाड़ी है। अच्छा चलें जी, बड़ा कोई फन्ने खां अगर बैठा हुआ है क्लास में तो उसके लिए ये सवाल है, गुरूर नहीं करना, गुरूर का सर नीचा, अंजुम का ऊंचा। यकम नवंबर 2016, 600 रुपया। ये वैसे ऐसे शुरू होता था, इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये 600 रुपये ऐसे आता होता था अमोटाइज कॉस्ट में। पता नहीं आपको क्या क्या पता है, आपको खुद नहीं पता आपको क्या क्या पता है। अच्छा जी, अब बता दें साल का पूरा होगा 31 अक्टूबर 17, 31 अक्टूबर 17, 60/40। चलें जी, नहीं छोड़ें उसको, बस मुझे 30/17 की बना दें, करंट नॉन करंट अलग अलग। 30/17 का ईयर एंड है, सही है, बिल्कुल सही है। क्या? अच्छा वो तो बस FL कर लें। You're not supposed to do comments. नहीं यार भाई, अक्लमंद लोग हैं सारे बैठे हुए, हम क्या करें। बस अब बड़े हो गए हुए हैं, एहतियात किया करें। घर में कोई कज़न फीमेल आ जाए दूसरे कमरे में चले जाया करें, एहतियात किया करें, बड़े हो गए हुए हैं। ये तो आप लोग एहतियात करेंगे ही कोई नहीं, ना नानकों की साइड से कज़न है ना दादकों की साइड से कज़न है। यार तूने बहुत लंबी छोड़ी है वैसे। अच्छा चलो, हो सकता है हो ऐसे हो। जी क्या बोला था मैंने पहले, ईयर एंड। अब जो भी मैंने बोला था लिखा हुआ प्रिवेल करेगा।
31 नंबर 16 तो नहीं बोला मैंने। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, वर्किंग 1.1 इधर करनी पड़ेगी। व्हाट इज कैरी डाउन ऑन 30 जून 17? 660 इंटू, अच्छा एंट्रीज करें ना आप एंट्रीज करें। अगर एफएल की एंट्रीज भूली हुई है, एफएल की एंट्रीज भी रहा, कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। जब 30 जून 17 को मेरा ईयर एंड होगा तो मैं क्या करूंगा, 30 जून 17 को मेरा ईयर एंड होगा तो मैं क्या करूंगा, 60 इंटू 8/12 इज इक्वल टू, ये आप ट्रस्ट कर लें मेरे पे कि ये है कैरी डाउन। ये क्या है, कैरी डाउन। अब इस कैरी डाउन में से आप, अजीब सा बन जाएगा वो, 600 आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा ना ऐसे जरा थोड़ा सा चेंज कर लें, इसको 90 कर लें। 90 नहीं वो कर लो कोई नहीं, सवाल का सोल्यूशन बदल जाए। ऐसे अजीब अजीब सी फिक्रें लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, सॉरी। वो 90 कर लें, क्वेश्चन तो आराम से बदल जाएगा, सोल्यूशन में शायद कटिंग करनी पड़े। अब मुझे बताएं 640 में से, अब इसमें नई मेथोडोलॉजी है, इसमें बिल्कुल 640 में से 90 को कहां डाल दें, करंट में, और बाकी सारा नॉन करंट। करंट लायबिलिटीज कितना, 90, और नॉन करंट में ये वाला 640 माइनस 90 इज इक्वल टू, जवाब टोटल कितना आ गया, 640। सारी कटिंग करा दी तू, पहले बड़ा नीट रजिस्टर मेंटेन किया रे अम्मी, अम्मी मेरा रजिस्टर खराब करा दिया। अपने खानदान में पुरवकार होकर जिंदगी गुजारिएगा, पुरवकार। पुरवकार की क्या डेफिनेशन है, हो गया जी। हाइब्रिड में पहली रो में मोबाइल छोड़ के काम करते हैं। हम आते हैं इस एग्जाम्पल 3 को काट दें, अब करें माय डियर एग्जाम्पल 4। लें जी एग्जाम्पल 4 करें। जी माय डियर, असल में यहां तक आपको लाना था, ये आईकैप की किताब का एमसीक्यू है। अब तो शायद पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जरा जल्दी से बना दें। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएं पहले, और फिर करंट नॉन करंट अलग अलग कर दें। पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें, सर पे खुरक बाद में करनी है। सो जा छोटे काके सो जा, लाल पलंग। ओ भाई उठ जाओ, क्लास हो रही है, चलो। अच्छा फिलहाल करंट नॉन करंट के चक्कर में ना पड़े, फिलहाल बस IFRS 9 का सवाल समझ के अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो बनाए ना।
चलें जी, 84 कौन बोले? वेल डन। 84 नॉन करंट है और करंट जीरो। वेल डन, करंट जीरो। कई साल हो गए ये सवाल कराते हुए। वेल डन। ऑन एकम जनवरी 2015 यासर लिमिटेड इशू डिबेंचर्स ऑफ 80 मिलियन। अच्छा, डिबेंचर्स ऑफ 80 मिलियन लिखा हुआ है, फॉर नहीं लिखा हुआ, तो फिर फॉर भी फेस वैल्यू ही होगा। तो फेस वैल्यू और वो बराबर है। रीपेबल एट प्रीमियम है ना, वो तो बाद की बात है, 5 साल बाद की। द कूपन रेट इज ये, बट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम। year at which amount these debentures should be presented in balance sheet under the heading non current। नॉन करंट में कितना जाना है और करंट में? अच्छा जी, पहले बताएं हमारा डिबेंचर हमने लोन लिया कब? 15। और हमारा ईयर एंड कब है? अब ये वो इंटरेस्ट और कैश को छुपाने वाला सिनेरियो है या सब कुछ खुला रहे? सब कुछ खुला रहे, सामने नजर आए। डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, बैलेंस, इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू 80। यकम जनवरी 15, 31/12/15, 8 0 कूपन बॉन्ड, सॉरी, वर्किंग नंबर 1.1, 80 प्लस इंटू 6 बाय 84 जाना है बैलेंस शीट में। इस 84 में से कितना अगले साल में पे हो जाना है? 0। यही सीख है अभी सारे सवालों, और बता दें यही सीख है। तो अब क्या करें, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज ने तो सब कुछ ही दिखा दिया, ना करो खुदा के लिए, बस कर दो। फाइनेंशियल लायबिलिटी। अच्छा, इस मेथड में आपने देखे हम पहले करंट नहीं निकालते होते, इस मेथड में करंट गिवन होता है, सॉर्ट ऑफ करंट उठाना होता है, बस निकालना नहीं होता। पिछले में करंट निकालना पड़ा था। टोटल कितना करंट में चला गया? डन। ये था जी कॉन्सेप्ट। अब अपना टाइम जाया करना है तो एक एग्जांपल और कर लें। एग्जांपल 3। हाँ जी, बताएं इसमें क्या मसला आ रहा है, नोट करनी है। अच्छा चलें, अब एग्जांपल 4A कर लें, ताकि फिर उसके बाद जो है वो एग्जांपल 4A कर लें, ऐसी टाइम्स आया। अच्छा जी, यकम जनवरी 12 FL 900, यकम अक्टूबर 12, चलें कर ले, यकम अक्टूबर 12, 30 सितंबर 13, चलें जी बनाएं, 31 दिसंबर 12,
जी वर्किंग 1.1 31/12/12 कैरी डाउन 900 प्लस 920 ठीक है 923 42 को करंट में डाल दें। लेकिन वैसे अगर सेमी एनुअल का सवाल हुआ ना तो 2 पेमेंट्स उठानी पड़ेंगी। ये एनुअल का सवाल है, मतलब ये लॉजिक याद है ना, 31/12/12 के बाद 31/12/13 तक सिर्फ एक पेमेंट है 42 और 923 माइनस 42 881। अच्छा मंडे को हम कोशिश करेंगे सस्टेनेबिलिटी और ईपीएस को साथ साथ चलाना शुरू कर दें। जिस तरह हम वो थ्योरी चलाते थे फाइनल अकाउंट की और बाद में दूसरी चीज़ें करते थे, तो पहले आधा घंटा सस्टेनेबिलिटी कर लिया करेंगे और फिर 1.5 घंटा जो है वो ईपीएस कर लिया करेंगे। लेकिन बज़ाहिर अब यही लग रहा है कि सुबह शाम ही दोनों टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि होमवर्क तो देना नहीं, तो ऑडिट की क्लास के बाद आपको बुलाना पड़ेगा अगले पूरे 6 दिन। बट डिस्काउंट करके चलो कम से कम 5 दिन हो जाएंगे, या ज़्यादा डिस्काउंट की आप लोगों ने कहा तो 4 दिन कर देंगे, उससे ज़्यादा शायद डिस्काउंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो सैटरडे को इंशाल्लाह वो हम अपनी नॉर्म से नहीं हटने की कोशिश करेंगे। ये मेरी पूरी कोशिश है कि सैटरडे को हम अपनी नॉर्म से ना हटें। वो जैसे आप लोग मशवरा दे रहे हैं कि बिल्कुल हमें बस किसी तरह फारग कर दें, क्योंकि हम फारग हो गए हैं इस वक्त। अच्छा ओके चलें टेक लगा लें जल्दी से। पेज 252 पेज 252 बताएं माय डियर, IFRS 15 के MCQs बस जितनी देर में जिन्होंने कर ली है वो MCQ 39 भी कर लें, 30 40 39 दोनों कर लेना। पेज 252 वेल डन। जिन्होंने कर लिया वो 38 करें आप। सीधे सहाई नहीं कर अंजाम। अच्छा पता है होता क्या है, हर टॉपिक के एंड पे ना कोई इक्का दुक्का ऐसे सवाल होते हैं रखे होते हैं, हालांकि पूरे पेपर में ओवरऑल लेके चलें तो बहुत से आसान सवाल भी आए होते हैं, तो वो जब वो एंड पे किसी टॉपिक के आते हैं ना तो बच्चा जी आधा पेपर आई क्या कहते हैं पास करके आ जाओ, तो चीजें इंशाल्लाह समझ आ जानी है। जब पागलों की तरह लगे रहें, बस लगे पागलों की तरह। जी भाई 40 का बताएं। A manufacturing company enters into a contract where the price adjustments depend on customer satisfaction rating. इस कॉन्सेप्ट का हमने नाम पढ़ा था वेरिएबल कॉन्सिडरेशन, यानी कि कस्टमर हो सकता है पेनल्टी लगा दे, हो सकता है बोनस दे दे। हाउ शुड दिस बी अकाउंटेड फॉर? रिकॉर्ड रेवेन्यू एट फुल नहीं, फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वजह यह है कि वो कस्टमर रेटिंग पर डिपेंड करता है, बाद में फुल पैसे मिले या कम पैसे मिले। हाँ मोस्ट लाइकली हमने और एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 मेथड पढ़े थे, तो बस मोस्ट लाइकली अब लिख देंगे। और कौन सा है? रिकॉग्नाइज रेवेन्यू कम से कम प्राइस पे, नहीं इतना भी पागल नहीं होना कि कम से कम प्राइस पे। और रिकॉर्ड रेवेन्यू टू द एक्सटेंट कॉस्ट, नहीं ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, हमने पढ़ी नहीं। रेवेन्यू उतना रिकॉर्ड करें जितनी कॉस्ट है, ऐसा तो शायद कोई कॉन्सेप्ट नहीं हमने पढ़ा अभी तक। 39 डी, ये सारे घर से करके आए हैं आप लोग। अच्छा, which of the following is not a factor to consider when determining whether a promised good or service is distinct and should be treated as a separate wada? The customer can benefit from on its own or together with others. The promise to transfer the good is separately identifiable from other promises.
हाँ, द एंटिटी रेगुलरली सेल्स द गुड्स टू अदर कस्टमर सेपरेटली, हाँ, द गुड इज माइनर कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट एंड डज नॉट, अपने छिक्के देखें कैसे कैसी छिकते बातें जो जिंदगी में नहीं पढ़ी होती। चलें आगे चलें। बी, ये आप माशाल्लाह, which of the following contracts requires revenue recording over time rather than at a point in times? लैपटॉप बेचा दुकानदार ने, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करे? पॉइंट इन टाइम। अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ कस्टम वेयर हाउस, वैसे कस्टम वेयर हाउस अगर आप कहो तो स्पेशलाइज्ड एसेट है, आगे वैसे लिखा होना चाहिए था कि इन्फोर्सेबल राइट है पेमेंट का, लेकिन चलें चलें आगे पढ़ें। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। रिटेलर तो ये देखें, मैन्युफैक्चरर रिटेलर को हमेशा बना के ही चीज देता है, वो रिटेलर की कभी नहीं उसके प्रेमिसेस में साथ साथ होती रहती। और सेल ऑफ फिनिश गुड्स विद इन अ रिटर्न पॉलिसी, फिनिश गुड्स बेची हैं और अगर पसंद ना आई तो वापस आ जाएंगी, तो ये ओवर टाइम से तो इस बात का बिल्कुल ही कोई ताल्लुक नहीं। ये है कि रेवेन्यू या रिकॉर्ड करें या ना करें। तो सेल ऑफ फिनिश गुड्स विद राइट ऑफ रिटर्न पॉलिसी का मतलब है कि अंदाजा लगा लिया करें, हमने कहा था कि कितनी चीजें वापस आनी है, बल्ब वाली एग्जांपल। तो इसमें कुछ और डिस्कशन थी कि सेल और रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करें, ये तो नहीं थी कि ओवर टाइम रिकॉर्ड करें। तो आज आके फिर मजबूरी में यही बचता है, अधूरी बात थी लेकिन अब क्या करें। अगला पढ़ें, चलें बाकियों को पढ़ने में। सीटा, सीटा भी होता है और ए एटा, अच्छा ए अल्फा, मैंने कहा कि एटा शेटा प्रोग्राम बरादरी कोई कराचियां दिया है। टू और मोर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ कस्टमर कैन बी कंबाइंड एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर नेगोशिएटेड विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, प्राइस ऑफ वन डिपेंड्स ऑन द और प्रॉमिस और सिंगल पीओ, ये वाला था। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन में पढ़ा था हमने, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन में एज इट इज वहां से उसने थ्योरी पूछी है। भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, कैश रिकॉर्ड करें, फिर बैलेंसिंग देखें क्या आना है जल्दी से। On Yekam January, company entered into a non-cancelable contract with its client to implement a software by 30 June. As per the contract, client was required to pay 10% advance on 31 जनवरी। 31 जनवरी को उसने एडवांस पे करना था, बट द क्लाइंट पेड द एडवांस ऑन 15 फरवरी। अच्छा ये ना एक थोड़ी सी ना डिस्कशन है, इसको जरा अटेंटिवली सुन लें, ये इंपॉर्टेंट बात है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ही वॉज रिक्वायर्ड टू पे 10% एडवांस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसलेबल। जिस दिन रिक्वायर्ड टू पे लिख दे या यू हैव अनकंडीशनल राइट टू रिसीव लिख दे। पिछले सवालों में ना ज्यादा वाजे लिखा होता था, पिछले सवालों में लिखा होता था अनकंडीशनल राइट। अनकंडीशनल राइट कब एस्टेब्लिश हो गया है? 31 जनवरी को। और कॉन्ट्रैक्ट बता दें, ये बिलावल वाला सिनेरियो है, कॉन्ट्रैक्ट बता दें क्या है। अगर नॉन कैंसलेबल में ही इज रिक्वायर्ड टू पे, देन यू हैव द राइट टू डिमांड दो ही इज पेइंग लेट। और इस कॉन्ट्रैक्ट्स में होता ही है कि आपका राइट टू पेमेंट एस्टेब्लिश पहले हो जाता है, पेमेंट वो बाद में। अगर पेमेंट भी इसी दिन कर देता फिर तो कैश डेबिट हो जाना था। तो वो जो सवाल हमने पढ़े थे ना, उनमें ये लिखा हुआ था, वो सवाल ये था, गुड सोल्ड 28 फेब, कैश रिसीव मिसाल के तौर पे 15 फेब, यू हैव अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी ऑन 12 फेब। इसमें 12 फेब की जगह उसने लिखा हुआ है, अनकंडीशनल राइट की जगह ही इज रिक्वायर्ड टू पे बट ही पेड लेट। तो ही इज रिक्वायर्ड टू पे का मतलब है मैं उससे मुंह खोल के, जबान में नहीं मुंह खोल के पैसे मांग सकता हूं। तो ये एक छोटी सी चीज है, इसको जरा नोट कर लें।
आप बता दें क्या एंट्रीज होंगी। रिसीवेबल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्रेडिट। लिखें उर्दू में। इससे पहले के सवालों में 31 जनवरी को लिखा होता था वी हैव अनकंडीशनल राइट, बड़ा बड़ा करके लिखें। इससे पहले के सवालों में थोड़ा सा ये टेढ़ा था सवाल। इससे पहले के सवालों में 31 जनवरी को लिखा होता था यू हैव अनकंडीशनल राइट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये आगे एमसीक्यू में तो प्रॉपर सवाल में भी आएगा। तो अगर कभी लफ्ज आ जाए ना यू आर रिक्वायर्ड टू पे, तो उस दिन डेटर डेबिट कर लीजिएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पे मतलब मैं जबान खोल के पैसे मांग सकता हूं अगले से। अब वो चलते चलते अच्छा भला काम चला होता है, एक टेढ़ी चीज आती है, कुछ आती हैं हल्की फुल्की आती हैं, हर जगह आती हैं, उसकी वजह से क्यों परेशान होना है उन्हें। नहीं कंडीशन तो कोई नहीं है फलां प्रोडक्ट बेचो, ये करो वो करो जी। इससे लिखो, इससे पहले सवालों में लिखा होता था यू हैव अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, और आज क्या लिखा हुआ है रिक्वायर्ड टू पे। अच्छा ये तो आसान सा है, ये देखिए मुफ्त प्रोग्राम चल रहा होता है साथ साथ आई कैप का। बता दें जी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, ओवर टाइम। पहली बात क्यों नहीं अधूरी है, और दूसरी बात तो एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करते हैं, और डी बात भी अधूरी है। तो एमसीक्यू में इस तरह नहीं करना डी और ए मिला के अब सही हुआ है, मतलब ए भी अधूरी बात है, डी भी अधूरी बात है, और सी पूरी बात है। ओके जी ये बताएं जी 33 पढ़ें। भाई वो उस्मान को कॉल करें, 33 पढ़ें। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भाई आज पढ़ी तो हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स इन रिलेशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर, कॉस्ट टू ऑब्टेन, कॉस्ट टू फुलफिल, कॉस्ट टू ऑब्टेन समझ लें। आप बताएं रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। अच्छा चलो आगे। रिकॉग्नाइज एज एन एसेट इफ दे रिलेट टू अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन व्हिच हैज बीन सेटिस्फाइड। रिकॉग्नाइज एज एन एसेट इफ दे रिलेट टू, ये मैं इसकी तरफ आता हूं, रिकॉग्नाइज एज एन एसेट इफ दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी recovered. Recognized as an asset if they relate to a performance obligation which has not yet been satisfied. मोहतरम बेहतरीन जवाब है आपका कि ए सही है, लेकिन हमें ये नापसंद है। ए पढ़ के लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट चाहे इंक्रीमेंटल है चाहे नॉन इंक्रीमेंटल है सब एक्सपेंस में जाएंगी, ये बात तो गलत है। उसने बताया नहीं वहां इंक्रीमेंटल है या नॉट इंक्रीमेंटल है, उसने बताया कॉस्ट टू ऑब्टेन वाली में कॉस्ट टू ऑब्टेन ही होंगी, क्योंकि कॉस्ट टू फुलफिल हमारे सिलेबस में नहीं है। कॉस्ट टू ऑब्टेन होती हैं कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने के वक्त की कॉस्ट, कॉस्ट टू फुलफिल होती है बाद में ईंट बजरी सीमेंट। तो कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट ही होंगी। रिकॉर्ड देयर इज एन एक्सपेंस विद इनकर्ड, ये अधूरी बात है, क्योंकि कुछ को कैपिटलाइज भी किया जाता है। रिकॉर्ड एज एन एसेट अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका है ये तो तब तो एक्सपेंस में जाता है। ये जो ढकी छुपी बात उसने लिखी भी है, कहते हैं पीओ सेटिस्फाई हो गया। पीओ सेटिस्फाई का होने का मतलब क्या होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका है। और हमने कहा था अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाए तो फिर तो एसेट नहीं बनाना, फिर तो कहां डालने हैं, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, एक्सपेंस में डालने। याद है किसी की बात, कहते हैं एक मिनट, कहते हैं पीओ हैज बीन सेटिस्फाइड, व्हाट डज इट मीन, रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड, और कहते हैं अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का एसेट बना लो, फिर तो मेरे ख्याल से एक्सपेंस में जानी चाहिए। रिकॉर्ड एज एन एसेट इफ दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर था, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड तो नहीं था। और उसके बाद
रिकॉर्ड एज एन एसेट इफ दे रिलेट टू पीओ विच हैज नॉट येट बीन, कहते हैं अभी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हुई, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए इसको एसेट बना लो। अगर आप लड़ने पे आए तो ये बात भी अधूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसी चीज है जो कि पहले वाली है, कॉस्ट टू ऑब्टेन में बिडिंग वगैरह है, तो चाहे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं भी हुई तब भी उसको एक्सपेंस में डाला जा सकता है। लेकिन आई के अपने ऑप्शन डी टिक की हुई है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इट इज नॉट अ पास्ट पेपर क्वेश्चन। पास्ट पेपर में इतने ब्लेंडर नहीं मारता। एक थोड़ी सी डिस्कशन हमें मजे की मिल गई, इससे और ज्यादा और कोई फायदा नहीं हुआ, तो खींचतान के उसने डी में इस वजह से डाला हुआ है। जाएं जी, अल्लाह हाफिज।